हेलो बच्चा पार्टी, चलो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स एंड 3D डायग्राम्स। तो चलो, पहला स्लाइड में देखो क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये याद रखना है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब अगर एक बॉडी है तो उसके अंदर उसका जो स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा है, वो जो फंक्शन कर रहा है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है तो सेल है। सेल फिर आगे चल करके बनाएगा टिश्यू, फिर टिश्यू बनाएगा आगे चल करके ऑर्गन, और फिर आगे चल करके ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ये बॉडी सिस्टमैटिकली काम करेगा। अब स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना है कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। वैसे ही अगर कोई बोले कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी। ओके, तो ये याद रखना है कि स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी। डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। डेट भी याद रखना है, नाम भी याद रखना है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या चीज का डिस्कवरी किया गया था। ठीक है, तो ये वन वर्ड्स में आएगा या एमसीक्यू में आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड डेड सेल, रॉबर्ट हुक 1665 में। लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक 1674 में। ओके, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो ये तीनों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने दिया था, तो रुडोल्फ वर्चाउ ने दिया था। किस ईयर में दिया था, तो 1885 में दिया था। फिर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका मतलब है कि सेल कहाँ से आया। अब ये तो हो गया कि सेल का डिस्कवरी हो गया, पर ये सेल लोग कहाँ से आया, तो सेल आया पहले जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, एक सेल था, वही एक दूसरा सेल को जन्म दिया। ऐसे ही करके सेल अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। तो इसी को लैटिन फ्रेश फ्रेज में बोलते हैं उमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, तो ऑल सेल्स, इसका मतलब है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग अनदर सेल। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस फ्रेज को याद रखना है कि लैटिन फ्रेज में क्या बोलते हैं इसको, प्लस इसका डिस्कवरी किसने किया था, तो रुडोल्फ वर्चाउ ने किया था 1885 में। अब देखो, सेल डिवीजन किसको कहते हैं। अब सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा तो ही एक से दो बनेगा, और फिर ये बंच ऑफ सेल्स, फिर ये दो बनेगा, फिर ये दो बनेगा, और फिर ये बंच ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स जब ऐसे डिवाइड होते जाएगा तो फिर ये बना देगा हमारा टिश्यू। फिर ये टिश्यू जब एक कंप्लीट ऑर्गन बनाएगा, टिश्यू जब बनाएगा एक फंक्शन करने वाला कोई भी सिस्टम, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन। और फिर ये सारा ऑर्गन मिल करके हम लोग के बॉडी में सिस्टमैटिकली जब काम करेगा तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब सेल डिवीजन, जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, सेल डिवीजन किस लिए होगा, एक ग्रोथ के लिए होगा ताकि वो आगे चल करके टिश्यू बनाए, और एक रिप्रोडक्शन के लिए होगा कि रिप्रोड्यूस करे। तो सेल को डिवाइड किस लिए करना है, ताकि वो ग्रो करे और फिर एक से दो बनाए। एक छोटा सेल सेल है, ये अब डिवाइड होकर के बड़ा होगा, तो फिर ये दो ठो में टूटेगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन के में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ग्रो एंड देन रिप्रोड्यूस। जैसे कि ऑर्गेनिज्म ग्रो, अमीबा, ह्यूमन, प्लांट्स, बहुत सारे में कैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है ये देखो। मान लो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में एक सेल होता है, एक से ये दो बनेगा, फिर ये दो से दो बनेगा, फिर ये इस दो से दो बनेगा। समझ में आया, तो एक पेरेंट सेल था जिससे दो डॉटर सेल बना, और फिर ये डॉटर सेल से, फिर ये डॉटर सेल जब पेरेंट सेल हुआ तो फिर उससे फर्दर डिवीजन हुआ। तो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन। ये अमीबा क्या था, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। अब ह्यूमन में क्या होगा, एक एग होगा जो फीमेल देगी, एक स्पर्म होगा जो मेल से आएगा, है ना, ये मेल से आएगा स्पर्म। और उसके बाद फिर दोनों मिला करके जाइगोट बना देगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके बना दिया हमारा जाइगोट। अब ये दोनों जाइगोट बन गया, उसके बाद देखो, तो ह्यूमन में क्या होगा कि एक एग आएगा, एक स्पर्म आएगा, और फिर ये मिलाएगा जाइगोट। अब ये जाइगोट हमारा फिर जब पेरेंट बनेगा तो फिर इसको एक जन का जरूरत होगा, और फिर उसके साथ जब और एक अनदर जाइगोट या फिर पेरेंट मिलेगा तो फिर यहाँ पर जा करके ये दोनों रिप्रोड्यूस करके एक फिर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ह्यूमन में ये चलेगा। प्लांट्स क्या करता है, डिवाइड करता है थ्रू आउट लाइफ।
ठीक है। प्लांट्स क्या करता है, द सेल्स डिवाइड्स थ्रू आउट लाइफ। पर देखो, एक समय के बाद प्लांट्स का ग्रोथ हम लोग को दिखना बंद हो जाता है, नहीं तो आसमान नहीं छू जाता। पहले क्या होगा कि प्लांट ग्रो करेगा, मेरिस्टेमेटिकली ग्रो करेगा, मतलब मेरिस्टेम उसका लेंथ ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद जब एक पीरियड ऑफ टाइम चला जाएगा, उसके बाद इधर से इसका ब्रांचेस ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ब्रांचेस ग्रो करेगा, तो इसको बोलते हैं लैटरल ग्रोथ। जब ग्रोथ ऐसे हो तो इसको बोलते हैं लैटरल ग्रोथ, ठीक है। और फिर एक समय के बाद मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि ये जो लंबा कर रहा था पेड़ का लंबाई रुक गया है, बस ये क्या है, स्लो हो गया है प्रोसेस। इसीलिए लेटर क्या होता है, पेड़ लंबा होने की जगह चौड़ा होने लगता है, और जो उसका लंबाई का क्षमता था वो कम हो जाता है। इसलिए एक टाइम के बाद प्लांट उतना नहीं दिखता कि वो लंबा हो रहा है, पर सेल्स उसका कब तक डिवाइड करेगा, थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखो, सेल्स ऑल्सो डिवाइड इन अ फिक्स्ड मैनर, ठीक है। जैसे कि मान लो ह्यूमन चीक सेल को जब हम लोग स्टडी किए ह्यूमन चीक सेल को, मतलब एक ह्यूमन का गाल का एक सेल को हम लोग स्टडी किए, तो हम लोग देखे कि एवरी 24 आवर्स में सेल डिवाइड कर रहा था। तो ठीक इसलिए इसको याद रखना है। अगर कोई पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में सेल किस मैनर में डिवाइड करता है, तो एवरी 24 आवर सेल्स डिवाइड करता है ह्यूमन बॉडी में। ये कहाँ से स्टडी प्रूफ हुआ, तो ह्यूमन चीक सेल से प्रूफ हुआ। अब ह्यूमन नर्व सेल का काम क्या है, ये क्या करेगा, डिवीजन इसका तभी स्टॉप हो जाता है जब ये वूम में रहता है, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो ही उसका नर्व सेल्स डिवाइड हो चुका होता है। और वो अब जब बच्चा पैदा हो जाएगा और वो 100 साल तक जिएगा या 70 साल तक जिएगा, 60 साल तक जिएगा, नर्व सेल्स का कैपेसिटी है कि वो 100 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो ह्यूमन नर्व सेल्स का डिवीजन पैदा होने के बाद, बच्चा का पैदा होने के बाद नहीं होता है। जो उसका दिमाग में जो नर्व सेल्स जितना डिवाइड होना था, जितना उसको दिमाग में नर्व्स मिलना था, वो उसको माँ के पेट में ही मिल चुका है, ठीक है। तो एम्ब्रायो एट द वूम में ही डिवीजन स्टॉप हो जाता है सेल का, जो कि ह्यूमन नर्व सेल, और इसका लाइफ स्पैन 100 ईयर्स का होता है। अब बॉडी सेल्स में क्या होता है, 3 बिलियन सेल्स हमेशा डाई होता है, एट द सेम टाइम 3 बिलियन सेल्स उसको रीजनरेट कर लेता है, और बॉडी में ये स्टेप्स चलते रहता है। मतलब सेम टाइम में 3 बिलियन सेल्स मरा और सेम टाइम में सेम अमाउंट रीजनरेट कर दिया। तो बॉडी सेल्स में सेल डिविजन सोचो इतना फास्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एग्जाम में पूछेगा कि सेल का डायग्राम बनाओ, वेदर एनिमल सेल या प्लांट सेल स्पेसिफिक मेंशन रहेगा, और अगर नहीं मेंशन रहेगा तो सेल बना देना, वहां लिख लेना एनिमल सेल। क्यों, देखो, एनिमल सेल और प्लांट सेल का बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है। तो एनिमल सेल को हम लोग को बनाना है राउंड, प्लांट सेल को बनाना है स्क्वायर। वैसा नहीं है कि इसको नहीं तुम लोग बना सकते हो स्क्वायर, या उसको नहीं राउंड बना सकते हो, पर ऐसे बनता है हर जगह। तो एक वहां से पता चलेगा। दूसरा क्या, सबसे मेन डिफरेंसेस क्या है, कि एनिमल सेल जो होता है वो, उसमें सेल वॉल नहीं होता है, पर प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल रहता है। एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन है, पर प्लांट सेल में आउटर कवरिंग सेल वॉल रहता है, और उसके अंदर एक इनर कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया। तो प्लांट सेल में हमारा हो गया कि सेल वॉल रहता है, प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। ये एक बेसिक डिफरेंसेस, बाकी का डिफरेंसेस आगे पढ़ेंगे। अब एनिमल सेल हम लोग पढ़ते हैं। तो एनिमल सेल में सब सबसे पहले देखो, तो इसका आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव। ये इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा यहाँ पर है, यहाँ ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, आउटर कवरिंग है, यहाँ लिख लो कि ये आउटर कवरिंग है और ये प्रोटेक्शन देगा। ये आउटर कवरिंग है और ये प्रोटेक्शन देगा। अब ये सीलियम है, सीलिया, ठीक है। ये क्या करेगा, सेल को मूव कराने में मदद करेगा। सीलियम क्या करेगा, मूवमेंट देगा, फ्लैजिलर मूवमेंट और जो भी, ठीक है। ये हो गया, सीलियम मूवमेंट देगा। राइबोसोम क्या करेगा, तो सेल के अंदर राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो यहाँ लिख लो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है।
राइबोसोम क्या करेगा? तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। लाइसोसोम क्या करेगा? तो ये सारा सेल ऑर्गेनेली है, समझ में आया? सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग है। राइबोसोम क्या है? सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर जो जो ऑर्गन प्रेजेंट है इसका, सेल ऑर्गेनेली। ये हो गया राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाएगा जो कि सेल यूज करेगा। लाइसोसोम क्या करेगा? तो इसको, लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि कुछ भी ऐसा कंडीशन हुआ जिसमें सेल देखा कि अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर मान लो बहुत ज्यादा इन्वेजन हो गया बैक्टीरिया का, फंगस का, किसी भी चीज का बॉडी के अंदर, और वो पर्टिकुलर सेल को इफेक्ट कर दिया है, तो अब जब सेल के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होगा, तो लाइसोसोम उसको डीजेनरेट कर देगा। डीजेनरेट कर देगा इन सेंस मार देगा। तो लाइसोसोम क्या करेगा? अपने ही सेल को, ये फटेगा, लाइसोसोम के अंदर से बहुत सारा एंजाइम्स निकलेगा जो कि अपने ही सेल को इनगल्फ कर देगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल तुम लोग आगे पढ़ोगे सेल डिवीजन में, ये इसका काम ही है सेल डिवीजन में। और ये दोनों एनिमल सेल में ही रहेगा, प्लांट सेल में नहीं रहेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल का, तो यहाँ लिख लो कि ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनिमल सेल। लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? एनिमल सेल का, ठीक है। पेरोक्सिसोम अभी तुम लोग को नहीं करना है। अगर समझना चाहते हो तो बस इतना याद रखो कि मेटाबॉलिज्म में काम करेगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल में काम करेगा, पर ये तुम लोग के 12th में है। गोल्जी अपैरेटस क्या करेगा? तो गोल्जी अपैरेटस हमारा ट्रांसपोर्ट करेगा, टेम्पररी स्टोरेज करेगा, किसका? प्रोटीन्स बैग का, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ, लिख लो टेम्पररी, ऐसे क्योंकि ये तुम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, है ना। तो इसीलिए अभी ये सब नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछा जाएगा कि एनिमल सेल बताओ, एनिमल सेल का डायग्राम बताओ। और ये जो जितना हम इस स्लाइड में तुम लोग को लिखवा रहे हैं उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। गोल्जी अपैरेटस क्या होगा? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, लिख ले, ठीक है, मटेरियल्स, ऐसे लिख लो, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। सिक्रीटरी वेसाइकल्स क्या करेगा? तो एंजाइम सिक्रीट करेगा, सिक्रीट्स एंजाइम्स, सिक्रीट एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ओके, बस इतना। साइटोप्लाज्म क्या करेगा? तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल है। साइटोप्लाज्म क्या है? तो फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे बच्चे को पता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों पावर हाउस है? क्योंकि ये एनर्जी देता है सेल को, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक तरह का ऑर्गेनेली है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बस सीधा सीधा डिफरेंस समझो। स्मूथ मतलब क्या? खड़खड़ नहीं है, स्मूथ है एकदम। और रफ एंडोप्लाज्मिक मतलब थोड़ा सा रफ है, खड़खड़ है। और रफ कहाँ होता है सरफेस? जब मान लो वहां पर कुछ प्रेजेंट हो। तो वैसे ही याद रखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब इसके ऊपर छोटा छोटा राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यही राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो छोटा छोटा ये देख रहे हो, ये राइबोसोम है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स आ जाता है, और इसके बाद अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी बना देता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्योंकि जब राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मैक्सिमम क्या है? राइबोसोम है। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसका काम करने लगेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करने लगेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ लिख लो कि इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलप, ये सारा न्यूक्लियस के ऊपर छोड़ दो, और न्यूक्लियस हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ना ही है, तो फिर यहाँ पर घोच पोच नहीं करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लो, ये एक 3D व्यू है। यहाँ पर देखो, ये एक 3D व्यू है। इसमें देख, यहाँ पर
ये देख रहे हो, ये सेल है, देख रहे हो कैसे सेल है। और सेल के अंदर ये जो बीच में तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया तुम्हारा, ये वाला पोर्शन हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये वाला तुम्हारा पोर्शन हो गया, ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन हो गया न्यूक्लियस, है ना। ये वाला हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस राइबोसोम के ऊपर बहुत सारा बना दो राइबोसोम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बना दो बहुत सारा राइबोसोम, तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर इसके अंदर, यहाँ पर देखो, फिर इसके अंदर यहाँ पर ये हो गया वैक्यूल, ये हो गया सिक्रीटरी वेसिकल्स, और यहाँ पर बहुत सारा, ये देख रहे हो, ये बहुत सारा यहाँ पर, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया वैक्यूल। समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा सेल। ऐसे करके कुछ हमारा ह्यूमन का एनिमल सेल का डायग्राम है ये हमारा एनिमल सेल कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखो प्लांट सेल, प्लांट सेल में तुम लोग क्या देखोगे कि प्लांट सेल देखो, एक तो ये स्क्वायर शेप का हो गया, ऊपर से इसका, इसमें एक ये एडिशनल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इसलिए रहता है क्योंकि ग्रीन पिगमेंट दे रहा है ना प्लांट को। प्लस यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो है ही, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ये वाला जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका वैक्यूल है। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है, पर एनिमल सेल में वैक्यूल कितना छोटा था, है ना। एनिमल सेल में देखो, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा है, ये वाला वैक्यूल है, तो ये बहुत छोटा है। पर प्लांट सेल में देखो वैक्यूल कितना बड़ा है। तो ये डिफरेंस है कि एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल रहते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज रहता है। प्लस ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सेम स्ट्रक्चर। इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट रहता है। प्लस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें तुमको सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल नहीं दिखेगा, एब्सेंट। ठीक है, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल एब्सेंट दिखेगा। प्लस ये न्यूक्लियस तो है ही, और बाकी ये देखो यहाँ पर ये वाला पहला वाला स्ट्रक्चर इसका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, और दूसरा आउटर कवरिंग इसका हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, प्लांट सेल में क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था। एनिमल सेल में क्या था, सेल वॉल एब्सेंट था। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज था, प्रोमिनेंट था। एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल था, समटाइम्स एब्सेंट था। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट था, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट था। ये प्लास्टिड क्या कहला रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड है, तो क्लोरोप्लास्ट समझ लो। समझ में आया। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट था। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट था, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस को देखो, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को कवर करके कौन रखता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर न्यूक्लियस को कौन कवर करके रखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखो कितना सारा राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस का सबसे ऊपर वाले कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर का कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, सेल का मेन मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोसोम। तो मेन एरिना ऑफ सेल अगर कोई पूछेगा कि सेल का सारा मेन मेन काम कौन कर रहा है, मैनेजर कौन है सेल का, तो वो हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मैनेजर कौन है भैया, न्यूक्लियस का मैनेजर है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस हमारा, इसके अंदर क्रोमैटिन का बहुत सारा पतला पतला धागा है, और यही क्रोमैटिन का धागा हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर करेगा। समझ में आया। यही जेनेटिक मटेरियल से पूरा एक चैप्टर जेनेटिक्स बन गया। तो यही जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के द्वारा हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और फिर ऑफस्प्रिंग में जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो फिर वहां से ऑफस्प्रिंग में चलते जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होते जाएगा, और इस तरीके से हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे और कुछ वेरिएशन करेंगे। तो ये जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया कि हम लोग को बेसिक समझना है कि क्रोमैटिन क्या है, तो जीन ट्रांसफर का एक माध्यम है। जो क्रोमैटिन कंडेंस हो करके फिर क्रोमोसोम बनाएगा, वो भी पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम बना रहा है। देखो,
न्यूक्लियस क्या है ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस मेन अरीना ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस का मेन अरीना कौन है? तो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल है, ऑक्यूपाई करेगा 10% ऑफ द एंटायर वॉल्यूम। इसमें भी देखो सेल में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है? तो ये न्यूक्लियस दिख रहा है। इसमें भी देखो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या दिख रहा है? तो न्यूक्लियस दिख रहा है। तो 10% सेल का हिस्सा कौन कवर करके रखा है? तो न्यूक्लियस कवर करके रखा है। अब देखो ये क्रोमैटिन, ये एकदम अभी मैगी खाने नहीं भागना है सबको, यहीं पढ़ते रहना है। ये क्या है? एकदम मैगी की तरह दिख रहा है ना, कि ये क्रोमैटिन का थ्रेड है, ठीक है। ये क्रोमैटिन का थ्रेड कंडेंस होकर के बनाएगा सोलिनॉइड। फिर वो सोलिनॉइड थोड़ा और कंडेंस होकर के बनाएगा ये सुपर सोलिनॉइड, ये सुपर सोलिनॉइड, ठीक है। और ये सुपर सोलिनॉइड फिर कंडेंस होकर के बनाएगा क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड। और ये दो क्रोमैटिड जब आपस में मिल जाएगा, ये है एक क्रोमैटिड, ये है एक क्रोमैटिड, ठीक है, ये वन क्रोमैटिड। और ये एक क्रोमैटिड। और फिर ये दोनों क्रोमैटिड जब आपस में मिल जाएगा तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एक पतला सा क्रोमैटिन था। अब क्रोमैटिन भी किससे बना? अगर पूछा जाए कि क्रोमैटिन भैया किससे बना है, तो क्रोमैटिन बना है डीएनए से। और डीएनए फिर किससे बना है? तो डीएनए में हमारा मेजर रोल क्या है? क्रोमैटिन डीएनए से बना है, और डीएनए के साथ और कौन है? तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल समझो कि एक क्रोमैटिन पतला सा धागा था जो था न्यूक्लियस के अंदर। उस क्रोमैटिन के अंदर भी क्या है? तो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल है। बोलते हैं ना डीएनए चेक करा लो कि हम तुम्हारे खून है कि नहीं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर फादर के अंदर अगर वो दोनों फादर और सन है, उसका जेनेटिक मटेरियल इसमें कहीं ना कहीं पाया जाएगा। फादर का डॉटर में पाया जाएगा, फादर का सन में पाया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीएनए चेक, जो देखते हैं हम लोग कभी कभार। तो ये क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाएगा तो सोलिनॉइड बनाएगा। सोलिनॉइड जब कंडेंस होगा तो सुपर सोलिनॉइड बनाएगा। सुपर सोलिनॉइड के बाद ये क्रोमैटिड बनाएगा, और क्रोमैटिड के बाद फिर ये क्रोमोसोम। समझ में आ गया? कंडेंस होके। तो 2 नैनोमीटर से डीएनए स्टार्ट था। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमैटिन बनाया। कुछ 11 से 14 नैनोमीटर का ये मोटा थ्रेड था। फिर ये और मोटा हुआ, कंडेंस हुआ, सोलिनॉइड बनाया, और मोटा हुआ, कंडेंस हुआ, सुपर सोलिनॉइड बनाया। फिर ये क्रोमैटिड बनाया, और फाइनली 1400 नैनोमीटर का ये हमारा एक क्रोमोसोम बन चुका है, ठीक है। अब देखो ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेशन होगा तो क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमैटिन ऑन कंडेंसेशन क्रोमैटिन फाइबर्स, या फिर इसको तुम बोल दो क्रोमैटिड, ठीक है, या इसको तुम बोल दो क्रोमैटिड। और ये फिर बनाएगा हमारा क्रोमोसोम। अब ये क्रोमैटिड हमारा किस चीज से, ये जो हमारा क्रोमैटिड था, क्रोमैटिन था, किस चीज से बना था? तो इसके अंदर 40% डीएनए था और 60% हिस्टोन प्रोटीन था, ठीक है ना। क्रोमैटिन के अंदर क्या था? डीएनए था। और डीएनए किसके साथ था? तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ था, जिसमें कि 40% डीएनए था और 60% हिस्टोन प्रोटीन था। मतलब एक डीएनए पे 8 हिस्टोन प्रोटीन चिपका हुआ था, ठीक है। एक ऐसे डीएनए का थ्रेड है तो इसमें 8 हिस्टोन प्रोटीन चिपका हुआ है। और जब एक डीएनए के ऊपर 8 हिस्टोन प्रोटीन चिपका रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो कहीं अगर वर्ड न्यूक्लियोसोम पढ़े होगे तो इसका मतलब है डीएनए के साथ हिस्टोन जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो वन डीएनए स्ट्रैंड कंटेन अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। 3 बिलियन पेयर्स ऑफ डीएनए कंटेन रहता है एक सेल के अंदर। मान लो हम लोग के बॉडी में कितना ट्रिलियंस ऑफ सेल है, जिसका कोई गिनती नहीं है। अब एक सेल उसमें से उठा लो, और उस एक सेल में 3 बिलियन पेयर्स, मतलब अराउंड 6 बिलियन डीएनए एक सेल के अंदर है। और एक डीएनए का जो साइज है वो 2 मीटर होता है, एक 2 मीटर का थ्रेड समझ लो। तो एक डीएनए का साइज है 2 मीटर। अब वो सोचो कि एक सेल में 6 बिलियन डीएनए को हम लोग कैसे हटाएंगे?
तो उसको बहुत ज्यादा पैक करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पैकिंग, अब किसी चीज को मान लो कि ये तुम्हारा एक थ्रेड है, ठीक है, अब इसको हमको इस डॉट में अटा देना है, तो इसको क्या करोगे, इसको इस थ्रेड, ये बहुत सारा, यहाँ पर ऐसा ऐसा हम तुमको कितना थ्रेड दे रहे हैं, 6 बिलियन थ्रेड दे रहे हैं, समझ में आया। अब इस 6 बिलियन थ्रेड को इस एक सेल के अंदर तुम हटा के दिखाओ, कैसे हटाओगे, तो इसको पूरा कंडेंस करोगे, एकदम कंडेंस, 6 बिलियन पेयर को एकदम इसी जगह में बस हटा देना है हमको, ठीक है। तो ये जब कंडेंस होगा, तो फिर ये लास्ट में डीएनए कंडेंस होकर के क्या बन जाता है, क्रोमोसोम, और यही क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर होता है। तो एक डीएनए जो 2 मीटर का था, ठीक है, और 2 नैनोमीटर चौड़ा था, एक डीएनए 2 मीटर उसका लेंथ था, 2 नैनोमीटर वो उसका विड्थ था। 2 मीटर का डीएनए का तुमको एक सेल में हटाना है, और उस एक सेल में, कम से उस एक सेल में कितना डीएनए हटाना है, तो 6 बिलियन डीएनए हटाना है, जिसके वजह से डीएनए को हम लोग को करना पड़ा कंडेंस, और डीएनए को कंडेंस किए तो पहले क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन को कंडेंस किए तो सोलिनॉइड, सोलिनॉइड को सुपर सोलिनॉइड, फिर क्रोमैटिड, फिर आखिर में क्रोमोसोम बनाए, ठीक है। और जब एक छोटा सा जगह रहता है, वहां पर इतना लंबा रस्सी को तुम नहीं हटा पाओगे ना, तो इसको तुम मोड़ मोड़ के हटाओगे, और मोड़ मोड़ के जब हटाओगे ना, तो उसका चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, ये 2 नैनोमीटर से डीएनए 1400 नैनोमीटर का बन गया, और फिर जाकर के एक सेल के अंदर अराउंड 6 बिलियन डीएनए अट गया। समझ में आया। तो ये डेटा है जो कि हमें नोट करना है और याद रखना है, कि 3 बिलियन पेयर्स ऑफ डीएनए एक सेल के अंदर होता है, और डीएनए का 2 मीटर डीएनए रहता है, और इसलिए इसको हाईली कॉइल्ड और कंडेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है डीएनए को। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, तो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, और अभी भी तुम लोग बस इतना समझो कि क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम फादर से ऑफस्प्रिंग में, मदर से ऑफस्प्रिंग में जाने के लिए, और हेरिडिटी और वेरिएशन को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, कि हम लोग कुछ रिजेंबल करते हैं अपने पापा की तरह, कुछ रिजेंबल करते हैं मम्मी की तरह, कुछ डिफरेंसेस भी है जिसको वेरिएशन बोलते हैं, और बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो ये कैसे आया सिमिलैरिटीज, जब स्पर्म आया पापा से, जब ओवम आया मदर से, और हम लोग जाइगोट बने, तो वो स्पर्म और ओवम में क्रोमोसोम आया, और उसी क्रोमोसोम की वजह से हमें जीन्स मिला हमारा। तो क्रोमोसोम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक स्मॉल एरिया में जब कंप्राइज करें, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। ये सेल्फ रेप्लिकेबल है, और वाइटल रोल प्ले करेगा वेरिएशन और इवोल्यूशन में। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम लोग का क्रोमोसोम भी इवॉल्व हो रहा है। समझ में आया। तो पहले के जमाना में बोलते थे, अभी भी वही बात है, कि जिस तरीके से तुम अपने आप को डेवलप करोगे, तुम्हारे आगे वाले पीढ़ी भी तुम्हारा वही क्वालिटीज लेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि क्रोमोसोम इवोल्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सेल्फ रेप्लिकेबल है, और प्लेस करता है वाइटल रोल इन वेरिएशन और इवोल्यूशन। हाईली कंडेंस्ड है, और कॉइल्ड क्रोमैटिन होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, तो ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कॉइल्ड क्रोमैटिन है, कॉइल्ड डीएनए है, कॉइल्ड डीएनए से ही ये क्रोमोसोम बना है। तो सारा कॉइल्ड क्रोमैटिन, डीएनए कॉइल्ड होकर के क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन कॉइल होकर के सोलिनॉइड, फिर सुपर सोलिनॉइड, क्रोमैटिड, और तब जाकर के ये क्रोमोसोम बना है। तो ये एक हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर पोजीशन। अगर सेंट्रोमियर, अच्छा सॉरी, ये सेंट्रोमियर तो पढ़े नहीं तुम लोग ना। ये देखो, ये जब क्रोमैटिड, ठीक है, ये जब एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड से जब कंडेंस होगा, तो बीच में इसको फिक्स कौन कर रहा होगा, ये सेंट्रोमियर। समझ में आया। इसको बोलते हैं आर्म्स, और इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये अवर्व वाले स्ट्रक्चर को, एंड पोजीशन को टीलोमेयर बोलते हैं। ये सेंट्रोमियर क्या करेगा, फिक्स्ड कर रहा है दोनों क्रोमैटिड को आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। तो अब ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में जहां भी प्रेजेंट होगा, तो उस हिसाब से उसका नामकरण हो जाएगा। तो अगर मान लो एक क्रोमोसोम है, एक
यहाँ पर क्रोमोसोम है और इसका बीच में बीचों बीच सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और ये तुमको वी शेप दिखेगा, देखो ये वी शेप दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मान लो एक क्रोमोसोम है और इसका तुमको जो सेंट्रोमियर दिख रहा है, इसका जो तुमको सेंट्रोमियर दिख रहा है वो मिडिल में ना दिख करके थोड़ा सा अबव दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये तुमको कुछ एल शेप में दिखेगा, देखो इसको जब तुम लोग ऐसे कर दोगे ना, ये मान लो ये है, ठीक है, और फिर ये, अब इसको क्या करो, ऐसे कर दो, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस कर दो, तो ये एल दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं एल शेप्ड। समझ में आया? अब ये एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब ये हमारा एक क्रोमोसोम है और इसका जो सेंट्रोमियर है एकदम अबव पे है, एकदम अबव, तो ए से अबव, ए से एक्रोसेंट्रिक। ये तुमको कैसा दिखेगा, तो जे शेप का दिखेगा, देखो जे शेप दिख रहा है। और टीलोसेंट्रिक किसको बोलते हैं, कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इस क्रोमोसोम का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कुछ यहाँ पर है। समझ में आया? तो ये हमारा टीलोसेंट्रिक हो गया, जिसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टीलोमेयर पे हो, तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। और ये तुमको पी शेप देगा। ठीक है, तो ये शेप याद रखना है, पोजीशन याद रखना है। जब बीच में हो तो मेटा, मेटा मतलब मिडिल। जब सब सब मिडिल से हल्का ऊपर हो तो सब मेटासेंट्रिक। जब अबव हो तो एक्रोसेंट्रिक। जब टीलोमेयर वाले पोजीशन पे हो तो टीलोसेंट्रिक। एंड टर्मिनल पोजीशन। समझ में आया? आगे बढ़ो। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए समझ गए क्या होता है। अब डीएनए क्योंकि एक बहुत लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल है, कैसे, ये 2 मीटर का है, लार्ज है कि नहीं, तो लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो डीएनए का स्ट्रैंड्स होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होता है, देखो एक ये स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड। अब यहाँ पर एक मिनट, अब यहाँ पर देखो, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, ये डीएनए 2 स्ट्रैंड का रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और ये एक दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, दोनों आपस में कब, दोनों आपस में जुड़ा रहेगा नाइट्रोजनस बेसिस के साथ। ठीक है, और ये दोनों आपस में घुमा हुआ रहेगा। ठीक है, वुंडेड होगा, एक दूसरे में घूम गया है, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वुंडेड अराउंड ईच अदर इन अ डबल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये हो गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसे करके। समझ में आया? अब आगे बढ़ो। अब देखो, यहाँ पर ये जो तुमको जी और सी दिख रहा है, ए और टी दिख रहा है, जी फॉर गुआनाइन, सी फॉर साइटोसिन, ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थाइमिन, सब लिखा हुआ है आगे वाले पेज में। तो जी सी ए टी ये सब नाइट्रोजनस बेसिस है। ये जो तुम्हारा, ये जो बना हुआ है डीएनए का, ये जो डीएनए का बॉडी है, ठीक है, जो डीएनए का बॉडी है वो किसका किसका बना हुआ है, तो सुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, सुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है। और इसके अंदर जो ये बेसिस है, जैसे एक सीढ़ी रहता है, ठीक है, तो ये सीढ़ी का ये लकड़ी मान लो बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट का, और ये जो बीच बीच में ये जो लकड़ी है ये नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और ये जो हमारा, देखो ये हमारा ये वाला लकड़ी और ये वाला लकड़ी बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट का। ठीक है, फॉस्फेट शुगर PO4 3 2 माइनस, PO4 3 माइनस फॉस्फेट मॉलिक्यूल का बना हुआ है। और ये जो हमारा बीच बीच में जो ये सीढ़ी है, ये बना हुआ है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस का। और ये नाइट्रोजनस बेसिस और ये शुगर फॉस्फेट, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर किससे, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो अब इसको बोलोगे कि ये तुम्हारा जुड़ा हुआ है पेंटोस शुगर। समझ में आया? ये तुम्हारा पेंटोस शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल का, दोनों का यहाँ पर बॉन्ड तुम्हें दिखेगा। तो यहाँ पर देखो, डीएनए स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ रिपीटेटिंग न्यूक्लियोटाइड, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर आ गया नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आ गया पेंटोस शुगर और फिर ये आ गया फॉस्फेट।
ठीक है। दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़ा रहता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पेंटो शुगर, पेंट मतलब होता है 5, ठीक है। हेक्स मतलब होता है 6, हेप्ट मतलब होता है 7, ऑक्ट मतलब 8। तो ये पेंट मतलब होता है 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पेंटोस शुगर, समझ में आया। नाइट्रोजनस बेसिस में क्या आ जाएगा? तो नाइट्रोजनस बेसिस में आ जाएगा एडिनाइन, ग्वानाइन, सब लिखा हुआ है पीछे, साइटोसिन, थाइमाइन, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारा एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स, ये तुम्हारा बीच में दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, एडिनाइन। ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस, ये हो जाएगा रिंग्स ऑफ द लैडर, ठीक है। रिंग्स ऑफ द लैडर या रंग्स भी बोलते हैं इसको। और ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है पेंटोस शुगर के साथ, और दो पेंटोस शुगर आपस में जुड़ा हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो ये क्या याद रखना है कि हमारा जो डीएनए था, 2 मीटर का डीएनए था, आपस में ऐसे ऐसे करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में यहाँ पर पेंटोस शुगर है हर जगह, और ये पेंटोस शुगर आपस में जुड़ा हुआ है फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ। और फिर यहाँ पर भी वैसे ही सेम पेंटोस शुगर है जो कि बैकबोन बनाया हुआ है, और फोस्फेट मॉलिक्यूल बैकबोन बनाया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, बॉडी का बैकबोन है। और ये जो ढांचा, ठीक है, किसका बना हुआ है ढांचा? तो फॉस्फेट और शुगर का ढांचा बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो इसका बेस है, जो इसका बेस है, रंग्स है, ये बना हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस का। अब कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस? तो एडिनाइन, थाइमाइन और गुआनाइन, साइटोसिन, चार चीज का, जिसमें कि एडिनाइन और थाइमाइन एक साथ आएगा एक सीढ़ी पे रंग्स पे, और गुआनाइन और साइटोसिन एक साथ आएगा। हमेशा याद रखना, एडिनाइन थाइमाइन जुड़ा हुआ है आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, गुआनाइन और साइटोसिन जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? अटैचेस टू शुगर इन वॉट्स, शुगर में अंदर से अटैच किया हुआ है। जॉइंट बाय अपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अपोजिट वाला कौन सा है? एडिनाइन थाइमाइन के साथ, गुआनाइन साइटोसिन के साथ। एडिनाइन थाइमाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनाइन साइटोसिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसको एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है, कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में, कौन 3 था कौन 2 था। समझ में आया? तो एडेनाइन थाइमाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और गुआनाइन साइटोसिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पर? इतना समझ आ गया ना? क्या था? डीएनए का स्ट्रक्चर 2 मीटर का था, ढांचा किसका बना हुआ था? पेंटोस शुगर का और फॉस्फेट मॉलिक्यूल का। तो पेंटोस शुगर, आपस में पेंटोस शुगर और पेंटोस शुगर के बीच में, पेंटोस शुगर पेंटोस शुगर के बीच में फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इस दोनों को ज्वाइन किया हुआ था। और ये जो हमारा पेंटोस शुगर था, ये आपस में ज्वाइन था नाइट्रोजनस बेसिस के द्वारा। नाइट्रोजनस बेसिस का भी जो एडिनाइन थाइमाइन था एक साथ रहेगा, गुआनाइन साइटोसिन एक साथ रहेगा, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। समझ में आ गया? ये याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होता है, मतलब यहाँ पर 5 लिखोगे तो यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे तो यहाँ 5 लिखोगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक 3 है और यहाँ 5 है, और यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। अब इसको दोनों को ऐसे ऐसे कर दो, वुंड कर दो, तो यहाँ 3, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 5, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा 5 और 3 वाला चक्कर याद रखना। ऐसे बनाने नहीं बोलेगा, पर फिर भी याद रखना है, ठीक है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों बोले? पता चला ना, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल का बॉन्ड बना हुआ है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसमें डीऑक्सीराइबोज और ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, इसमें पढ़ना क्या है, पिरामिडीन और प्यूरीन किसे कहते हैं? तो एडिनाइन और साइटोसिन, इसे पता नहीं तुम लोग का प्यूरीन और पिरामिडीन दिया हुआ है कि नहीं, पर यहाँ पर
एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन 4 पढ़ना है, जिसमें कि एडेनाइन और थाइमाइन तुम्हारा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, ग्वानाइन साइटोसिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और प्यूरीन और पिरामिडीन अगर दिया हुआ होगा तो एक बार तुम लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही प्यूरीन और पिरामिडीन नाम दिया है। एडेनाइन थाइमाइन को प्यूरीन बोलते हैं, ग्वानाइन साइटोसिन को पिरामिडीन बोलते हैं, तो बस मतलब यही इसी चीज को प्यूरीन और पिरामिडीन बोला गया है। पर हमको नहीं लगता है कि तुम लोग का दिया हुआ होगा, अगर दिया हुआ होगा तो एक बार कंफर्म कर लेना। यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा डीएनए है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए, टू स्ट्रैंड्स ओपन होगा वन एंड पे और न्यू स्ट्रैंड उसमें जाकर के मिल जाएगा, और फिर एक न्यू डीएनए कंटेन होगा, न्यू ओरिजिनल अनदर वन ओरिजिनल स्ट्रैंड अनदर न्यू वन। ठीक है, मतलब एक डीएनए है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये पहले खुलेगा खुलेगा और दूसरा डीएनए इसको पकड़ लेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और दूसरा डीएनए जैसे ही पकड़ेगा ये खुलते जाएगा और ये इसको पकड़ते जाएगा। लास्ट में देखो, ये एक और ये एक, नया नया एक के बाद एक नया डीएनए बन गया। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला डीएनए दो स्ट्रैंड खुलेगा एट वन एंड, एंड न्यू स्ट्रैंड उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ईच न्यू डीएनए कंटेन एक ओरिजिनल स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड। हर एक डीएनए में एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है जो उसके साथ बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सेल और सेल साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे वाले पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन किसे कहते हैं, और फिर माइटोसिस किसे कहते हैं, मियोसिस किसको कहते हैं, प्रोफेस, इंटरफेस, और बहुत सारा निमोनिक्स बनाया हुआ है मैंने, जिससे कि तुम लोग को तुरंत याद हो जाएगा। पार्ट 2 देखते रहना और भूलना मत पार्ट 2 देखना, इसको लिख लेना। ठीक है, और पढ़ते रहो, खुश रहो। बाय बच्चों।